नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। कार खरीदना अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हर महीने महंगा होता जा रहा सौदा बन चुका है। आपने कार खरीदने का प्लान बनाया, लोन की गणित बैठाई, बजट तय कर दिया, लेकिन जब तक आप शोरूम पर पहुंचे कीमतें फिर बढ़ चुकी थी। हाल फिलहाल तो यही चल रहा है। सवाल यह है कि आखिर आम ग्राहक कब तक हर बार बढ़ी हुई कीमत का बोझ उठाएगा। इस साल की शुरुआत से गिनिए, देश की लगभग सभी बड़ी ऑटो कंपनियां एक के बाद एक अपनी कारों के दाम बढ़ा चुकी हैं और अब देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने एक बार फिर और इस साल तीसरी बार कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि बढ़ती इनपुट कॉस्ट, कच्चे माल की महंगाई और मैन्युफैक्चरिंग खर्च इसकी बड़ी वजह है। लेकिन दूसरी तरफ ग्राहक सवाल पूछ रहे हैं कि जब बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर है तब बार बार दाम बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या वाकई लागत इतनी बढ़ गई है कि हर कुछ महीने में कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, या फिर मजबूत मांग का फायदा उठाकर कंपनियां अपने मुनाफे को और तो नहीं बढ़ा रही? क्या आने वाले महीनों में कारें और महंगी होंगी? क्या और दाम बढ़ाए जाएंगे? अगर आप नई कार खरीदने का सोच रहे हैं तो क्या अभी खरीदना समझदारी होगी या इंतजार करना चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों पर होगी आज की बड़ी और काम की चर्चा। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट विपिन भट्ट, और जैसा मैंने आपका स्वागत किया, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। जिस तरह यूएन में 2 सीटें नहीं 5 सीटें रिजर्व होती हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसी तरह हमारे इन दो मेहमानों की हमारे इस ऑटो शो में 2 सीटें रिजर्व होती हैं। तो स्वागत करते हैं ओवर ड्राइव के एडिटर क्रांति संभव का और ऑटो एक्सपर्ट विकास योगी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो देखिए, ये तीसरी बार ऐलान आ गया क्रांति की मारुति अपनी कीमतें बढ़ाने जा रही हैं और 30,000 रुपये तक। अभी शायद आई थिंक जो मॉडल वाइज या जो अलग अलग कारें हैं उनके हिसाब से प्राइसिंग नहीं आई, लेकिन एक पूरा बैंड दे दिया गया है कि 30,000 रुपये तक कारें उनकी महंगी होंगी। दिस इज थर्ड टाइम इन द ईयर। वही सवाल, क्या वाकई में इतनी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है? आप शायद म्यूट पर हैं क्रांति। और ये भी स्थायी समस्या है मेरी शुरू में से ही करता। बहुत शुक्रिया इस इंट्रोडक्शन के लिए और इस स्वागत के लिए। लेकिन जो सवाल आपने पूछा उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा शक की गुंजाइश है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति अभी इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है, ये एक तरह से मैं कहूँगा कि एक डिफॉल्ट सा ही रिएक्शन सभी मैन्युफैक्चरर से आपको मिलेगा। वहाँ पर गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है और बढ़ा है, और इस वजह से कीमतें बढ़ी हैं। और ये प्रेशर मुझे लगता है कि जिस तरह से अनिश्चितताएं हमें इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिली है, उसके नतीजे के तौर पर ये आगे भी देखने को मिलेगा। विकास जी, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, क्राइसिस इनऑल होते रहे हैं, होते रहते हैं। पिछले 20 सालों में अलग अलग क्राइसिस आए, नो डाउट। ये अभी वाला जो क्राइसिस है इसमें खास तौर पे जो पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट हैं और चिप, आई थिंक एक ऐसी चीज़ें, 2 मेन चीज़ें जिसके कारण बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। हमने हाल फिलहाल में देखा कंप्यूटर्स के, मोबाइल फ़ोन के भी प्राइसेस ऊपर नीचे हुए थे, लेकिन या तो कार कंपनियां छोटा छोटा प्राइस अनाउंस कर रही हैं तो बार बार प्राइस बढ़ाना पड़ता है। मतलब इससे ना जो भी उनकी मार्केटिंग टीम होगी उनके दिमाग में तो आएगा कि बार बार जब ऐसे अनाउंसमेंट आते हैं तो ग्राहक को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा दाम बढ़ रहे हैं, तो बार बार आते हैं और कहते हैं प्राइस बढ़ रहा है। आई थिंक अगर आप पिछले 2 बार की बात करोगे तो पिछली बार भी अप टू 30,000 बढ़े थे, इस बार भी अप टू 30,000 बढ़े। जब आप एक साथ 60,000 बढ़ाओगे तो एक तो वो साइकी भी है कि एक साथ 60,000 बढ़ाना ज्यादा महंगा आई थिंक कस्टमर्स को भी लगेगा। तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी है कि आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, बट जनरली भी ग्रेजुअली मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी महंगी होती जा रही है, क्योंकि गाड़ियां जो है थोड़ी सी एडवांस होती जा रही हैं। ऐसा नहीं कि सेमीकंडक्टर्स की एकदम से प्राइसेस बढ़ी हैं, बट उसके अंदर बाकी फैक्टर्स, चाहे फिर आप रुपी डेप्रिसिएशन की बात करो या फिर बाकी और फैक्टर, स्टील कंपैरेटिवली फॉर एग्जांपल महंगा हुआ है। टर्बोज अब हम ज्यादा ऑफर करने लगे, तो टर्बोज के कंपोनेंट जो हैं वो थोड़े महंगे हुए हैं। तो मटेरियल्स तो डेफिनेटली ओवरऑल सारे महंगे हुए हैं। फिर हम हाइब्रिड्स की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली मारुति भी हाइब्रिड्स की तरफ जा रहा है या बाकी लोग भी हाइब्रिड्स की तरफ जा रहे हैं। तो वो कॉस्ट भी जो है ओवरऑल बड़ी तो है फॉर श्योर, उसमें कोई मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है कि कॉस्ट बढ़ी है। एक साथ बढ़ाने से अच्छा आई थिंक मुझे लगता है कि धीरे धीरे बढ़ाते रहो। बट यस, राइजिंग कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग पे जो है, हाँ ठीक है, स्टील हो सकता है कि पर गाड़ी आप अगर ऑन एन एवरेज निकालोगे तो हो सकता है कि पर गाड़ी 5,000 रुपए या 6,000 रुपए बढ़ाने का मार्जिन हो।
बट प्रॉफिट मार्जिन को भी कई बार ये लोग थोड़ा एक्सपेंड करते हैं कि ठीक है इतना मार्जिन रख लेते हैं, क्योंकि फिर वो थोड़ा डिस्काउंट भी तो देना पड़ता है ना इनको, आजकल डिस्काउंट पे सारी गाड़ियां चल रही है। तो आई थिंक इट्स द बैलेंस बिटवीन द टू, आई गेस। मैं लेके आऊंगा आगे सवाल कि आज जब हम इस शो की चर्चा कर रहे थे तो कुछ एक जो हमारा संपादकीय मंडल है उसमें लोगों के वो आए कि मेरे फला पहचानने वाले ने गाड़ी खरीदी, वहां डिस्काउंट मिला। मैंने कहा होगी कोई वैसी कार जिस पर डिस्काउंट मिलना ही चाहिए। बोले नहीं नहीं, ये वाली गाड़ी खरीदी, ये तो इस पे तो वेटिंग होती है, इस पे भी डिस्काउंट मिला। तो ये क्या डायकॉथोमी है, इस पर भी आएंगे। बट क्रांति, जो अभी विकास कह रहे कि दो फैक्टर्स, एक तो ये जो अनसर्टेनिटीज है और उनके कारण कभी स्टील बढ़ गया कभी चिप बढ़ गया, ये एक बात, और दूसरा जो गाड़ियां एडवांस हो रही हैं और जिसके कारण कॉस्ट बढ़ रही है। तो मुझे यहाँ थोड़ा सोचने में ये आता है कि वो अगर गाड़ी में ओवरऑल स्ट्रक्चर ही महंगा हो रहा है और सारे फीचर्स के कारण कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसका कोई सिस्टमैटिक तरीका ये कंपनियां ढूंढती कॉस्ट एस्केलेशन का। लेकिन ये जो जर्की सा है कि आपने एक साल में 3 अनाउंसमेंट कर दिए, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये उस रीजन से है या कोई और रीजन है। उसमें लगातार चल रहे अलग अलग, जैसा मैं अगर देख पाऊँ, क्योंकि उसको हम लोग बहुत ही सिंपल अरिथमेटिक से नहीं समझ सकते हैं कि 2+2 4 ही होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस, जैसा कि विकास भी कह रहे हैं, वो बात सही वाजिब है, क्योंकि मार्केटिंग के हिसाब से देखें तो वहां पे भी आप कीमतों को तुरंत एक साथ एक बड़े रकम के साथ नहीं बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल आप गतिविधियों को देखें तो हो सकता है कंपनी सोचती है कि थोड़े दिन तक हम लोग अपना जो जो भी डेफिसिट है वो झेल लेते हैं, बाद में कस्टमर तक पास करें, क्योंकि एक प्रेशर तो है ही, लगातार जो कंपटीशन बढ़ रहा है बाकी नए नए लॉन्चेस की वजह से। और इसके अलावा आप अगर देखें मार्केट में कस्टमर्स पहले ज्यादा डिमांडिंग में है, और हम चाहे न चाहे सच्चाई जो है वो जरूर आम कस्टमर से मुझे देखने को मिल रही है कि थोड़ी बहुत दुविधा, एक डिलेमा उनके नजर में जरूर है कि पेट्रोल गाड़ी लेना अभी कितना प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, क्या रुका जाए 1-2 महीने या नहीं रुका जाए। तो इन सभी सेंटिमेंट के हिसाब से, मार्केटिंग स्टेप्स के हिसाब से, और इसके अलावा इंटरनेशनल जो इनके चाहे वो एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, या जो माल लगता है गाड़ियों में, उन सब के मद्देनजर ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक मल्टी लेयर्ड कैलकुलेशन होता है, क्योंकि इंडिया एक वैसे ही बहुत ज्यादा ब्रूटल और बहुत से प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पर कोई भी कंपनी इतने जल्दी इतनी आराम से प्राइस नहीं बढ़ाएगी। इस वजह से आप देखें धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में दाम जो आज पहुंचे वो बहुत धीरे धीरे बढ़े हैं, और बहुत सारे जो लोग जिन्होंने 5 साल पहले गाड़ी खरीदी थी, आज जब गाड़ी खरीदने जाते हैं अचानक उन्हें पता चलता है कि भाई कीमत तो इतनी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो जो भी इंक्रीमेंट है बहुत धीरे धीरे किया गया है। इसको थोड़ा हिस्टोरिकल देखते हैं। आई मीन ये अनाउंसमेंट हर साल आती है, साल में एक बार तो आती ही आती है कि गाड़ियों के दाम बढ़ने वाले, कई बार 2 बार भी आ जाती है। वो बढ़ोतरी भी कंपैरेटिवली छोटी होती है, 1 या 2 बार ही होती है। लेकिन ये साल तो अभी आधा ही बीता है और बैक टू बैक 3 बार अनाउंसमेंट आना, तो उससे ऐसा लगता है जैसे कोई क्राइसिस सिचुएशन पैदा हुई है। तो विकास, आप जो कह रहे थे गाड़ियां एडवांस हुई हैं, तो मैं मानूंगा एडवांसमेंट भी धीरे धीरे आ ही रहा है। मतलब वो सेफ्टी फीचर्स हो या दुनिया भर के जो तामझाम आजकल लग के आने लग गए गाड़ियों में, तो वो भी धीरे धीरे विद द टाइम इंक्रीज हुए, तो वो तो कहीं कॉस्ट फैक्टर इन हो रही होगी। लेकिन जब सडनली 6 महीने के अंदर 3 बार अनाउंसमेंट करनी पड़ जाए, तो फिर एक कंज्यूमर का माथा ठनकेगा। नहीं, डेफिनेटली कंज्यूमर, वैसे भी कंज्यूमर की जो जर्नी होती है, कार बाइंग जर्नी, वो 1 महीने में या 2 महीने में खत्म नहीं होती। वो प्लान 1 साल से कर रहा है, फिर उसको थोड़ी बहुत और करेक्शंस करने पड़ते हैं कि थोड़ी सी और बढ़ गई है, थोड़ी सी और बढ़ गई है। बट इसके बीच में एक और चीज हुई है कि बीच में जीएसटी जब प्राइस करेक्शन किया था, तो मारुति सुजुकी वाज वन ऑफ दोस ब्रांड्स जिन्हें अच्छा खासा वो पास ऑन किया था अपने कस्टमर्स को। और सॉरी, तो वो जो पास ऑन किया था उसके बाद में ऑफ कोर्स फिर वो काफी चेंजेस, जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हों या फिर प्राइस रुपी का जो अपना ऊपर नीचे होना है, या जो कंपोनेंट के प्राइसेस बढ़े हैं, स्टील के प्राइसेस बढ़े हैं, वो सब भी सडन ही हुआ है। मतलब अगर आप देखोगे तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर काफी चीजें ड्रास्टिक भी चेंज हुई है। इसीलिए हमें वो जो 1 साल के अंदर विद इन 6 मंथ्स और 7 मंथ्स हमको जो 2-3 बार बढ़ोतरी दिख रही है, उसके पीछे लेजिट रीजंस तो हैं। बट हाँ, अगर आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो कस्टमर जो 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, 1 साल पहले प्लान कर रहा था, फॉर एग्जांपल जीएसटी जब करेक्शन हुआ उसके बाद जो प्राइसेस आई, तो वो प्लान कर रहा था कि मेरे लिए प्रॉब्ली ये सही टाइम है। बट फिर वो रुक गया, रुकने के बाद में प्राइसेस बढ़ गए एकदम से। तो वो डेफिनेटली दिमाग में आता है, बट आई थिंक कस्टमर को ये भी पता है कि एक बार जब वो इस जर्नी में घुसा है, तो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आज की तारीख में तो कोई भी गाड़ी बिना डिस्काउंट पे अवेलेबल है नहीं। मतलब इवन टॉप सेलिंग कार्स जो हैं वो आपको डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रही हैं।
तो आई थिंक वो लाइक आई सेड प्रीवियस पॉइंट में भी कि प्रॉफिट मार्जिन तो थोड़ा बढ़ा के इनको देना ही रखना ही था, जिससे कि डिस्काउंट भी थोड़ा और सिग्निफिकेंट भी लग जाए, और गाड़ी बेचने के लिए डिस्काउंट के बिना आज की तारीख में तो थोड़ा मुश्किल है ये। कि धीरे धीरे बात क्लियर होती चली जा रही है क्रांति। तो क्या दो तीन चीज़ें, एक तो ये कि सेल्स नंबर अच्छे आ रहे हैं तो कंपनियों को लग रहा है कि भाई कोई डिमांड पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो है नहीं, इसलिए वो ले रही है कि चलो प्राइस बढ़ा के देख लिया जाए, धीरे धीरे ही सही, लोग डिमांड मतलब गाड़ियां तो खरीद रहे हैं तो कोई इतना सोचेगा नहीं। एंड सेकेंडली ये जो बार बार डिस्काउंट का पॉइंट आ रहा है, जैसा मैंने कहा कि हमारे डिस्कशन में भी आया, तो ये क्या स्ट्रैटेजी है कि एक तरफ आप दाम भी बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ आप डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हो, वो भी अच्छे सेलिंग मॉडल्स पे? विपिन, ये एक बहुत ही टिपिकल प्रैक्टिस हमने देखी है कार मार्केट में, स्पेशली अगर हम पूरे पोर्टफोलियो को देखें। पिछले कुछ सालों से ये मैंने डेवलपमेंट देखा है कि जो कस्टमर्स की जो चॉइस होती है वो एक सीमित पोर्टफोलियो पर होती है। इन द सेंस, अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाह रहे हैं तो वहाँ टॉप के 2-3 आप लेना चाहेंगे, बाकी जो गाड़ियां हैं उसकी तरफ लोग जाते नहीं है। उसी तरह से अगर हम बाकी कंपनीज के पूरे पोर्टफोलियो को देखें तो उनके 4-5 ऐसी गाड़ियां होंगी, या अगर उनके पोर्टफोलियो में इतनी गाड़ियां हैं तो अदरवाइज 1 या 2 गाड़ी ऐसी होगी जो बिक्री होगी, बाकी गाड़ी नहीं बिक्री होगी। तो यहाँ पर एक जवाब तो जो मुझे समझ में आता है वो ये जरूर आता है कि जिन गाड़ियों के ऊपर डिस्काउंट न दे के बात बन सकती है, वहां पे कंपनीज अभी भी डिस्काउंट नहीं दे रही हैं। और जहां पे जो हॉट सेलिंग गाड़ियां हैं, जो एक मैं हाल फिलहाल में जो मैं कह रहा था, बेसिकली ट्रेंड जो है वो फोमो के अंडर मुझे नजर आता है कि जहां पर देखते हैं कि हर एक आदमी एक ही मॉडल ले रहा है क्योंकि अचानक से उसका ट्रेंड बढ़ गया, तो बाकी मॉडल्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, इस वजह से वहां पर डिस्काउंट देखने को मिलता है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि एक तरफ डिस्काउंट बढ़ाना और एक तरफ डिस्काउंट देना और दूसरी तरफ कीमत भी बढ़ाना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुझे इक्वेशन हमेशा से नजर आया है। और ये इसका जवाब आई थिंक आप भी एक हद तक दे सकते हैं। जी बिल्कुल, तो समझेंगे इस इक्वेशन को थोड़ा और, जैसा क्रांति कह रहे कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक और विकास जी मुझे बात याद आती है, मतलब आप, हाँ सही आपने कहा कि एक व्यक्ति अगर बहुत शौकीन भी है तो 5-6 साल में अपनी गाड़ी बदलता होगा, हर साल तो बदलने वाले बहुत कम होंगे, और एक जो ठीक ठाक गाड़ी चलाता है 8 से 10 साल अपने पास रख लेता है। लेकिन कई लोगों से आपकी बात होती रहती है जो गाड़ी खरीदते हैं, तो 2-3 साल पहले की बात होगी, मैं किसी से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि उनको गाड़ी पे ऑन देना पड़ा है। ऑन का मतलब जो एक ज़माने में स्कूटरों पे चला करता था ना, कि जो एक्चुअल प्राइस है, चूंकि वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है तो आप उसके ऊपर लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं डीलर को या उसको, कंपनी को, कि भाई मुझे थोड़ी गाड़ी जल्दी डिलीवर कर दो। वो सोसाइटी में कुछ पार्किंग की बात करने गया था और तब ये बात मुझे समझ में आई। तो मैंने कहा अच्छा, आज भी ऐसा होता है क्या कि आपको ऑन लग रहा है गाड़ी पे? तो ये भी सिचुएशन रही है क्या मार्केट में? जी बिल्कुल। जिन गाड़ियों पे जो मैन्युफैक्चरर्स अच्छा खासा बज क्रिएट कर पाते हैं या वो माहौल क्रिएट कर पाते हैं, तो वो एक फैक्टर जो फोमो फैक्टर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो किक इन होता ही है। ये हर बायर के उस पे होता है कि आप, सिर्फ कार्स की बात नहीं है, अगर कोई नया फोन भी आईफोन आ रहा है और लगता है कि सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए क्योंकि वो दिखने में अच्छा लगेगा कि मैं हूं फर्स्ट, एक माहौल बनाने में अच्छा लगेगा, तो ये कारों के केस में भी चलता है। जिन कार्स पे बहुत अच्छा माहौल बन जाता है, वहां पे डीलर को भी पता है कि अभी यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी प्रोबेबली है कि जल्दी चाहिए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऑन, जैसे कि आपने बोला कि वो चल जाएगा। और कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसा भी है कि प्राइसेस सारी अनाउंस कर देते हैं सारे वेरिएंट्स की, बट वो एक वेरिएंट आते आते जो लास्ट वाला वेरिएंट है उसको लगभग 1 साल लग जाता है, कई बार 1.5 साल लग जाता है। तो वो इतना लंबा इंतजार करने की जगह जनता को लगता है कि ठीक है यार, मेरे को थोड़ा सा जल्दी करवाने के लिए अगर ऊपर से कुछ देना है तो बता दीजिए। ये प्रैक्टिसेस हैं, ये फैक्ट्स हैं, हो रहे हैं, हमने देखा है टॉप सेलिंग कार्स के साथ में। तो आई थिंक वो एक उसको एनकैश करने की कोशिश आई थिंक ये ब्रांड्स करते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा गियर शिफ्ट करता हूँ बातचीत का। दाम तो बढ़ ही रहे, लेकिन अभी बातचीत में आया, आप दोनों ने कहा भी कि इस समय ना बड़ा कंफ्यूजन सी स्टेट बनी हुई है। तो E20 पेट्रोल के कारण बहुत सारे लोगों के वो हो गए कि एक गाड़ी खरीदूं नहीं खरीदूं, आगे E20 भी पुराना पड़ जाएगा, 25 आ जाएगा कि क्या होगा, 36 आ जाएगा। तो बहुत लोग थोड़े से अभी रुक गए गाड़ी के मामले में। अच्छा, ये बात सेकेंड हैंड कार के बहुत सारे लोग अब कह रहे थे कि सवाल रोज ही पूछते रहते कि सेकेंड हैंड लेने का भी सोच रहा था, पर वो तो और रिस्की हो गया,
पता नहीं वो काम की होगी नहीं होगी, खरीदूं नहीं खरीदूं। तो इस समय क्रांति क्या एक थोड़ा सा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया पूरे कार मार्केट में? लाइक दाम भी बढ़ रहे हैं, वो E20 का भी इशू हो गया, और भी चीज़ें, वो पेट्रोल डीजल का भी आपने जिक्र किया कि फिर से क्या लोग सोच रहे हैं कि चलो यार ये पेट्रोल में तो झंझट आ गया, डीजल ले लो फिर से, तो थोड़ा सा एक दुविधा बन गई है। बिल्कुल, दुविधा बहुत जोरदार मेरे ख्याल से बनी है, क्योंकि जितनी चर्चा हुई है गाड़ियों को लेकर, जहां हमने देखा कि बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं जो जेन्युइन भी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो पिछली चर्चा में हमने बात की थी, बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग चूंकि टॉपिक है इस वजह से उन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं, कस्टमर्स हैं जो फंसे हैं। ऐसे में आप देखिए कि अभी भी चाहे हम परचेजिंग पावर भारतीय कस्टमर्स की जितनी बढ़ गई हो, अभी भी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण या सबसे खर्चीला परचेज होता है एक गाड़ी। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, और स्पेशली अगर हम जैसे अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, यहाँ पर पहले 10 साल डीजल, 15 साल पेट्रोल का एक बंदिश थी। वहां पे लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन आ गया था। इसके बाद इथेनॉल के परसेंटेज को लेकर चर्चा चल रही थी, कि जो हमने पहले भी चर्चा की है कि अगर कार कंपनीज आके साफ साफ बता दें कि भाई यहाँ पर E25 तक गाड़ी जो है वो झेल सकती है, तो फिर ग्राहकों में उतनी एंग्जाइटी नहीं होती। लेकिन वैसा कुछ अथॉरिटेटिव या ऑफिशियल कुछ हमें देखने को मिला नहीं। तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो अपने परचेज को फ्यूचर प्रूफ करने में लगा हुआ है, और फ्यूचर प्रूफ कैसे कर सकता है, इसमें जो जो उनके पास कैलकुलेशन है, जो जो ऑप्शन है, वो अपनाना चाहते हैं। और वो कंफ्यूजन वाकई मल्टी लेवल यहाँ पर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक भी अब धीरे धीरे काफी जोर पकड़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक है, हाइब्रिड लूं या ना लूं, सीएनजी लूं या ना लूं, पेट्रोल लूं या ना लूं, इन पेट्रोल में अगर ब्लेंडिंग होगी तो कितनी होगी, डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल तो नहीं आ जाएगा। तो एक कंफ्यूजन का माहौल तो अभी फिलहाल कुछ महीने रहेगा। तो क्रांति ने नेल हिट किया अभी। इतना कंफ्यूजन, ईवी, हाइब्रिड, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल, E20, 25, वॉट एवर, मैं क्या करूं, और ऊपर से बढ़ते हुए दाम। एक छोटा ब्रेक लेता हूं पहले तो यहाँ पे। ब्रेक के बाद आपकी एज ए कंज्यूमर जो दुविधा है वो अपने दोनों एक्सपर्ट से सॉल्व कराएंगे। अगर आप कार लेने का मन बना रहे हैं, इस वक्त आपका डिसीजन कैसा होना चाहिए और किन पॉइंट्स पर आधारित होना चाहिए। छोटा ब्रेक, तुरंत आएगी। वेलकम बैक। आपकी कार महंगी बार बार, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कार कंपनी ने हेडलाइंस बनाई, न्यूज़पेपर में छपा कि वो एक बार फिर से अपनी कारों के दाम बढ़ाने जा रहे हैं। इनफैक्ट तीसरी बार इन ईयर, वो भी 30,000 रुपए तक उनकी गाड़ियां महंगी हो गई हैं। अभी मॉडल वाइज या अलग अलग कारों के हिसाब से दाम नहीं आए, लेकिन 30,000 की बढ़ोतरी होने वाली है। और ये सुगबुगाहट कि अब फिर से बाकी तमाम कंपनियां जो कि दो बार ऑलरेडी इस साल दाम बढ़ा चुकी है, क्या तीसरी बार वो भी इस लाइन में आके खड़ी होंगी? इन ऑल आपके लिए कार महंगी हो रही है। और ब्रेक से पहले काफ़ी डिस्कशन किया इसके ऊपर कि क्या इसके पीछे की वजह है, क्यों ये बार बार बढ़ोतरी अनाउंस हो रही है। अब रियल सवाल कि इस वक्त इतना कंफ्यूजन हो गया है कार मार्केट में कि फ्यूल के एंड पे, कीमत के एंड पे, वेरिएंट के एंड पे, टाइप के एंड पे, कि आप डिसीजन ले तो कैसे ले। राइट, तो चलिए अब इसमें आपकी मदद करते हैं। विकास भाई, ये बताइए कि अब किसी ने कार खरीदनी है तो उसके वो जो चेकलिस्ट है उसमें क्या क्या उसको देखे, क्योंकि लोगों के बड़े में बड़ा कंफ्यूजन हो चुका है इस वक्त। आई थिंक, हाँ जी, सुन पा रहे हैं आपको। ऑलराइट, ओके। आई थिंक सबसे पहले तो अगर आप सिटी स्पेसिफिक कार ले रहे हो आज की तारीख में, तो मेरा रिकमेंडेशन अभी तो ये रहेगा कि अगर आपकी 100 से लेकर 200 किलोमीटर के आसपास की आपकी प्रॉक्सिमिटी है, मैक्सिमम इतनी ही होती है, आप कोई से भी शहर में रह रहे हो, तो आपकी प्राइमरी कार आज की तारीख में शहर के हिसाब से एक ईवी हो सकती है। ईवीज के केस में ऑफ कोर्स आपके पास में अफोर्डेबल ऑप्शंस भी हैं, आप जिस भी प्राइस रेंज में जाना चाहते हो वहां पे भी ऑप्शन है। मुझे लगता है कि ईवी फॉर अ सिटी रन अबाउट, चाहे 2 व्हीलर्स हो चाहे 4 व्हीलर्स हो, दे मेक अ लॉट मोर सेंस टुडे। अगर आप घर पे चार्ज कर पा रहे हो, नथिंग लाइक इट। सोसाइटी में अगर इजी हो जा रहा है तो आप ले लो। जिनको वो कंफ्यूजन नहीं है तो सीएनजी भी एक अच्छा ऑप्शन डेफिनेटली उन लोगों के लिए साबित हो सकता है जिनको वो वाला कंफ्यूजन हो कि मेरे को ब्लेंडिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जो कंफ्यूजन है, सीएनजी कैन बी अनदर ऑप्शन। तो ये दो मेरे को सिटी के हिसाब से ठीक कैलकुलेशन लगती है। अगर आप थोड़ा लंबा चलाते हो, ऑफ कोर्स, तो डीजल आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे अवेलेबल। आई थिंक 12 लाख 13 लाख से शुरू होकर आप कहीं भी जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट मेरे को पर्टिकुलरली
इस टाइम पर आज के दौर के हिसाब से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि EVs now have started making lot more sense और लोगों को भी ये realization हो गया है because of all these things happening. So EVs should be EV can be your next car, I guess, अगर आप शहर में चलाते हो. आप शहर में चलाते हो, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है जो छोटे शहर हैं जहाँ डिस्टेंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक बार आपकी ईवी चार्ज करके रख दी और अभी जब तक अलग से ईवी के लिए कोई इलेक्ट्रिक शेड्यूल, मेरा मतलब है कि अलग से कोई इलेक्ट्रिक कार्ड रेट नहीं लग रहा है, आपको लगभग उसी भाव पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है जैसे घर पे मिलती है, वहीं आप चार्ज कर रहे हो, तो एक सेंस तो बनता है जहाँ आपको छोटे छोटे डिस्टेंसेस कवर करने हैं और उसमें ईवी सेंस बनाती है। और बाकी विकास जी कह रहे हैं कि सीएनजी आप देख सकते हो, डीजल आप देख सकते हो। क्रांति दिन जो थोड़े से जिन्हें लंबी गाड़ी चलानी है या जिनको लगता है कि भाई मैं छोटा तो चलाऊंगा लेकिन फिर वीकेंड में लेके निकलूंगा भी या महीने के 2 चक्कर मेरे लंबे लगेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? उसमें विभिन्न 2 चीजें, एक जो विकास ने कही बात है वो लगभग सभी से मैं सहमति हूँ। उसमें एडिशन ये हो सकता है कि अगर आप लंबी दूरी आमतौर पर लेके जाते हैं और ये मेरी हमेशा जो भी गाड़ी के बारे में बात करते हैं मेरे से पूछते हैं, उन्हें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक बार सही से रियलिस्टिक कैलकुलेशन कर लें कि वाकई साल में कितनी बार वो बाहर जा पाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं हम सभी हैं, छुट्टियां मिलती नहीं है या मिल भी जाती हैं तो कुछ ना कुछ मसरूफियत होती है और हम लोग नहीं जा पाते। पॉइंट ये है कि रियलिस्टिकली आप कितना दूर जाते हैं। अगर आप जा रहे हैं उस रूट पे, अब हाल फिलहाल में कुछ एक चार्जिंग स्टेशंस जिस तरीके से सरकार और प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं, वहां पे अगर प्लान करके आप जाए तो फिर ईवीज जो बड़े बैटरी पैक वाले ईवीज हैं उसकी तरफ आप जा सकते हैं। अगर 450, पौने 500 तक के रेंज जो रियल टाइम रेंज है वैसी अगर गाड़ियां दे रही हैं तो उसमें बहुत हद तक आप उसको प्रैक्टिकली उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि उसके लिए आपको अलग से प्लान करना पड़ेगा, अलग से आप मैप में बेसिकली अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप उस इकोसिस्टम या उस ईवी वाले कल्चर में हम सभी उतना ढले नहीं है। दूसरी चीज जो ऑप्शन एक हो सकता है जो कि बहुत सारे लोग पहले से भी इस्तेमाल करते हैं और वो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला ऑप्शन, जहां डीजल को लेकर जितना कंफ्यूजन हुआ था, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को लेकर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक तरह से उस डीजल के फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि डीजल को आप बहुत बदनाम हम सभी कर चुके हैं, हम उसकी बदनामी बहुत सालों तक हमने देखी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी उसमें जो टॉर्क और जो रेंज मिलता है या फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है वो बहुत ज्यादा मिलती है। तो वहां पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप लंबी दूरी पर लगातार जाते हैं तो। राइट, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स हो गए और ईवी हमारे दोनों ही एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप चाहे शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें चाहे इवन लॉन्ग डिस्टेंस की भी बात करें, ईवी उन दोनों की पहली पसंद आ रही है। अच्छा विकास जी एक बात बताइए, ईवी में एक थोड़ा सा एक और थॉट आता है कंज्यूमर के मन में कि भाई जैसा वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में पहला चलता था ना कि भाई पेट्रोल की गाड़ी अगर 8 लाख की मिल रही तो वही डीजल मॉडल आपको 10, साढ़े 10, 11 तक पहुंच जाता था। सेम विद द ईवी, उसका नॉर्मल वेरिएंट तो आपको जहां दोनों कंपनियां बना रही हैं, मतलब पेट्रोल भी बना रही है जैसे फॉर एग्जांपल टाटा, वो 5 लाख या 7 लाख में मिल रही है, लेकिन उसी का आप जब इलेक्ट्रिक वेरिएंट लेने जाते हो तो आपको 2-3 लाख रुपए महंगा पड़ता है। भले ही रजिस्ट्रेशन आपको कम देना है, खर्चा हो सकता है आपका चलाने में कम आए, लेकिन पहले ही आपके 2-3 लाख रुपए निकल गए तो लोगों को लगता है कि देन व्हाट सेंस, और फिर मैं चार्जर भी ढूंढता फिरूं। आई थिंक एज अ बायर इस तरीके से सोचना कि मेरे को नेक्सॉन का ही ईवी वर्जन लेना है तो कितना डिफरेंस आएगा, इंस्टेड मेरे को लगता है कि ज्यादा बेटर थॉट प्रोसेस ये है कि आप आपकी रिक्वायरमेंट देखो। मेरा बजट 12 लाख रुपए है या मेरा बजट 14 लाख रुपए है, उस 14 लाख में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन ऑप्शंस में डेफिनेटली सिटी फ्रेंडली कार्स आपको आपके ही बजट में मिल जाएंगी। ये 5 साल पहले की बात थी कि आपके पास में ऑप्शंस कम थे, बट अगर आप ईवी खरीद ही उन प्रैक्टिकल पर्पसेस की वजह से रहे हो या उन कन्वीनियंसेस की वजह से रहे हो या फिर अपनी रनिंग कॉस्ट कम करने के वजह से रहे हो, तो आपके पास में इनफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप सेम गाड़ी का अगर आप ईवी वेरिएंट देखोगे तो ऑफ कोर्स डिफरेंस 2-3 लाख रुपए का आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह मिलाओगे तो इफेक्टिव प्राइस थोड़ी सी मार्जिन कम होंगे जैसे कि आपने भी बोला, बट इस तरीके से ना सोचे कि मेरे को नेक्सॉन चाहिए तो नेक्सॉन का ईवी ही चाहिए। आपके पास में पंच ईवी भी एक ऑप्शन अवेलेबल है फॉर एग्जांपल, या टियागो ईवी भी है जो कि शहर में आपको 150 किलोमीटर तो चल के दे ही देगी। सो आई थिंक इट्स जस्ट आपको वो अपना बाइंग थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को इसी डिजाइन में ईवी चाहिए तो फिर वहां पे प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो जाती है। गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। नाउ एक और सवाल क्रांति, जहां पर जैसे ही ईवी का कंज्यूमर आता है वो जाके अटकता है
बैटरी, हालांकि मैंने हाल फिलहाल में सुना अब तो लाइफ लॉन्ग बैटरी गारंटी आने लग गई है, लेकिन सबके मन में वो बैटरी का जैसे सवाल आता है वो कहानियां उनके दिमाग में कुलबुलाने लगती कि अरे बैटरी जब 5 साल बाद चेंज करना होगी या 6 साल बाद चेंज करना होगी, ज़रूरत पड़ेगी तो इट ऑलमोस्ट कॉस्ट कर लेगी मेरी कार के जितना, तो तब क्या होगा, मतलब वो फ्यूचर से डर जाते हैं लोग। बिल्कुल, यहाँ पर ये डर एक उसका एक वो बिना वजह डर नहीं है, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों को देखते हैं, जब बास सिस्टम आया था उसके बाद साफ पता चला था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जिससे फायदा भी हुआ उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, कि दरअसल बैटरी का कंपोनेंट, जो प्राइस का कंपोनेंट होता है, कितना ज्यादा होता है, बैटरी के लिए कितनी ज्यादा आपको रकम अदा करनी पड़ती है। लेकिन दो तीन चीजें पैरेलली चल रही है। तो ये कि इंटरनेशनल मार्केट में बैटरी कीमतें लगातार कम होती जा रही हैं, तो जब तक आप उस चेंजिंग वाले साइकिल में जाएंगे, एक तो बैटरी की जो रिप्लेसमेंट कीमत है आज से कम होनी चाहिए आइडियली, ऐसा हम सभी जो भी एक्सपर्ट हैं वो हमें यही बताते हैं। दूसरी चीज आपको ये समझनी होगी कि अब अगर हम देखें कि ज्यादातर कंपनीज आपको एक लंबा वारंटी दे रही हैं बैटरी के ऊपर, तो वहां पर वो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हाल फिलहाल में अगर आप देखें, हम लोग गाड़ियां एक तो पहले तेजी से बदल भी रहे हैं, दूसरी चीज बैटरी अगर कमजोर होगी तो वो फोन की जो हम पिछले पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट वो स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी घटेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैटरी इस्तेमाल में नहीं आएगी, बैटरी इस्तेमाल लायक होगी। अगर अगर अभी भी अगर आप अपने फोन को चेक करेंगे तो 1 साल पुराने फोन में भी हो सकता है कि 100% से घट के वो 86% उसकी चार्जिंग कैपेसिटी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी मान लीजिए आप 200 का रेंज है, हो सकता है कि 150 पे आ जाए या 175 पे आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अचानक एक दिन तारीख बदलेगी और गाड़ी की बैटरी बंद हो जाएगी। अगर वो दिमाग में डर है, उस डर को आप हटा दें। चलिए, तो अब मैं कंक्लूड करूं, अगर शो को 2 हिस्से थे, शो के शुरुआत हमने की थी कि गाड़ियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, बैक टू बैक दूसरी तीसरी अनाउंसमेंट कंपनियों की तरफ से आ रही है, जी आ रही और आगे भी आ सकती है, क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी जो दोनों हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अब ऑलमोस्ट हर मॉडल पे एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अगर आपका गाड़ी खरीदने का मन है तो ये हेडलाइन आपने पढ़ी तो वो भी जाके जरा शोरूम में पता कर लीजिए कि डिस्काउंट भाई कितना दे रहे हो आप, राइट। एक तो ये बात हो गई, और उसके बाद और बड़ा सवाल वो कौन से फ्यूल की गाड़ी खरीदूं, क्योंकि फ्यूल्स को लेकर इस समय बड़ी रस्साकशी चल रही है। दोनों ही हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि हो सकता है ये सारे सवालों के जवाब थोड़े दिन में मिल जाएं, बट अभी के वक्त में और आने वाले टाइम को देखते हुए ईवी जो है वो पहली पसंद आपकी हो सकती है। धीरे धीरे सब कुछ उधर शिफ्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात, कॉस्ट को लेके आपके मन में सवाल था, विकास भाई ने जवाब दिया कि कैसे आप कॉस्ट को जज करेंगे। एंड सेकेंडली, बैटरी को लेकर जो सवाल होता है वो क्रांति जी ने बताया कि बैटरी को लेकर अब उस तरह की चिंताएं नहीं है जैसी हुआ करती थी। एग्जैक्टली अब क्या हो रहा है, नाउ डिसीजन आप ही पे छोड़ेंगे, क्योंकि कार आप ही की होगी। लेकिन दोनों तीनों डिसीजंस आपको लेने जब भी हो कार लेने के लिए, अब ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। यूट्यूब पर भी एपिसोड रहेगा, वहां भी दोबारा जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति जी, विकास जी, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ बैठे और दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण बातें बताई। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।